Good morning, all. I am Vishal Kumar Saxani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सी लैंग्वेज के फीचर्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करते वक्त यानी कि राइट करने से लेके एग्जीक्यूट करने तक टोटल कितनी फाइल्स जनरेट होती हैं, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर सेट एंड टोकन्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स है कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज, टोकन्स एंड इट्स टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन्स, दैट इज कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, स्ट्रिंग्स, कॉन्स्टेंट्स एंड पंक्चुएटर्स. तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज. तो कैरेक्टर सेट की जब अपन बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई भी सेंटेंस या वर्ड लिखने के लिए सबसे पहले उस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास में कौन से अक्षर या लेटर अवेलेबल है यह पता होना चाहिए. तो जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे पास में इंग्लिश अल्फ़ाबेट लाइक ABCD ये सब अवेलेबल होते हैं. इसी टाइप से किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी उसका एक कैरेक्टर सेट होता है. उस कैरेक्टर सेट के कॉम्बिनेशन से उसके हम उस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं. तो सी लैंग्वेज जो है वो एक लार्ज सेट ऑफ कैरेक्टर सेट हमें प्रोवाइड करवाती है जिसकी सहायता से हम इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. सो सी लैंग्वेज के अंदर जो कैरेक्टर सेट होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस टेबल के अंदर. तो फर्स्ट है अल्फ़ाबेट. तो अल्फ़ाबेट के अंदर जितने भी इंग्लिश लेटर के अल्फ़ाबेट हैं जैसे कि कैपिटल ABCD से लेके XYZ तक एंड स्मॉल ABCD से लेके XYZ तक, ये सब अल्फ़ाबेट्स के अंदर आते हैं. उसके बाद में सी लैंग्वेज डिजिट्स को भी सपोर्ट करता है यानी 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट को ये सपोर्ट करता है. सी लैंग्वेज के अंदर कुछ स्पेशल सिंबल्स भी हैं और स्पेशल सिंबल्स की सहायता से हम कुछ मैथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ कंडीशन चेकिंग उसमें लगा सकते हैं और वाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस आदि उसके अंदर यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, कोमा, सिंगल कोट, डबल कोट, सेमीकोलन, कोलन, ओपनिंग कर्ली ब्रेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, अंडरस्कोर, इक्वल टू सिंबल, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, एस्ट्रिक जिसको हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह से भी काम में ले सकते हैं, डिवीजन ऑपरेटर, M% जिसको हम एड्रेस ऑपरेटर की तरह भी काम में ले सकते हैं और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी काम में ले सकते हैं. एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर जिसको हम किसी भी इंटीजर की हमें अगर पावर कैलकुलेट करनी हो जैसे कि 2 की पावर 2 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को काम में ले सकते हैं. परसेंटेज, डॉलर, हैश, एट द रेट, निगेशन और टिल्ड, तो ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं जो हम सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास एज ए कैरेक्टर सेट अवेलेबल हैं और इनकी सहायता से हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. तो सी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट अपने आप में बहुत ही रिच है क्योंकि वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स को, वैरायटी ऑफ सिंबल्स को सपोर्ट करता है. तो सी लैंग्वेज के अंदर अब बात करते हैं कुछ कॉमनली यूज कैरेक्टर सिंबल्स और उनकी एस्काई वैल्यू की. तो सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एस्काई यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यूज किया जाता है. यानी जितने भी कैरेक्टर सी लैंग्वेज के अंदर है वो सब एस्काई फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं और ईच एंड एवरी कैरेक्टर की एक स्पेशल और यूनिक एस्काई वैल्यू होती है. सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास टोटल
128 कैरेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे इस टेबल के अंदर लिस्ट किए हुए थे। इन कैरेक्टर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका कंट्रोल कैरेक्टर और दूसरा प्रिंटेबल कैरेक्टर। कंट्रोल कैरेक्टर कभी भी प्रिंट नहीं होते, ये सिर्फ प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ कंट्रोल से रिलेटेड कुछ फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, उसके लिए हम काम में ले सकते हैं। जैसे हमें किसी लेटर को जो अगर गलती से गलत टाइप हो गया है उसे डिलीट करना है, तो उसके लिए हम बैक स्पेस यूज में ले सकते हैं। और बैक स्पेस कैरेक्टर की जगह यहाँ आप देख पा रहे हैं कि उसकी ASCII वैल्यू 8 होती है। इसी टाइप से जब हमें किसी के अगर हमें स्पेस देना होता है, तो स्पेस तो जैसे हम टाइप कर सकते हैं, तो स्पेस की ASCII वैल्यू 32 होती है। इसी टाइप से आपका हॉरिजॉन्टल टैब होता है, एक बेल कैरेक्टर होता है जिसकी ASCII वैल्यू 7 होती है। तो ये सब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सारे के सारे प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं डिजिट्स, यानी 0 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट्स होती हैं उनमें से 0 की ASCII वैल्यू 48 है और 9 की ASCII वैल्यू 57 है। यानी 48 से लेके 57 तक जो भी ASCII वैल्यू है वो रेस्पेक्टिव डिजिट 0 से लेके 9 तक को रिप्रेजेंट करती है। इसी टाइप से कैपिटल ए की ASCII वैल्यू 65 है और कैपिटल जेड की ASCII वैल्यू 90 है। तो यानी 65 से लेके 90 तक टोटल 26 जो ASCII वैल्यूज है ये रेस्पेक्टिव कैपिटल लेटर्स के अंदर ए से लेके जेड तक के लेटर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसी टाइप से स्मॉल ए की ASCII वैल्यू 97 है, तो 97 से लेके 122 यानी अगेन 26 ये जो ASCII वैल्यू है ये कंटिन्यूएशन में स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक के रेस्पेक्टिव लेटर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज में किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ASCII वैल्यू का यूज करते हैं और ASCII वैल्यू किसी भी कैरेक्टर के लिए यूनिक होती है। अब बात करते हैं टोकन्स और उसके टाइप्स की। तो टोकन्स के टाइप्स की बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि टोकन आखिर होता क्या है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि टोकन इज द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू बी यूज्ड इन क्रिएटिंग ए सी प्रोग्राम। यानी किसी भी सी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम टोकन कहते हैं। और ये आपका किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। यानी विदाउट टोकन हम किसी भी सी प्रोग्राम को राइट नहीं कर सकते हैं। और जो कंपाइलर जो होता है वो कंपाइलर कोड को जो भी राइट करते हैं उस कोड को टोकन्स में ब्रेक करता है और टोकन्स को आपके वेरियस स्टेजेस ऑफ कंपाइलेशन पे उनको काम में लेता है। यानी डिफरेंट जो भी कंपाइलेशन के स्टेजेस होते हैं उन पे टोकन्स को काम में लेता है। जैसे टोकन्स की अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमने एक आइडेंटिफायर का नेम लिखा या फिर एक हमने प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल यूज किया इंटीजर टाइप का x, तो x अपने आप में एक टोकन होगा। तो हमने लिखा int यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए int स्पेस x सेमीकोलन, तो इसके अंदर int अपने आप में एक टोकन होगा, x एक टोकन होगा और जो सेमीकोलन हमने जो यहाँ पे स्पेशल जो यहाँ पे कैरेक्टर लगाया है वो भी अपने आप में एक टोकन होगा। तो टोकन किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर एक छोटी से छोटी यूनिट होती है जो कि प्रोग्राम को राइट करने के लिए, प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी टोकन्स हैं उनको हम इन 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, स्ट्रिंग, पंक्चुएटर्स, कांस्टेंट्स, ऑपरेटर्स। तो ये जो 6 कैटेगरीज हैं उनमें से इस लेक्चर में हम लोग कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, स्ट्रिंग्स, पंक्चुएटर एंड कांस्टेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद के जो भी ऑपरेटर्स है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो नाउ कीवर्ड्स। सो कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड्स, यानी कीवर्ड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो C++ हो या जावा हो, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। यानी कीवर्ड्स को हम किसी भी वेरिएबल के नेमिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, उनका
प्री डिफाइंड स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो कंपाइलर के अंदर डिफाइंड होता है। जब भी हम कीवर्ड को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं तो कीवर्ड अपने आप में उसकी डेफिनेशन से रिप्लेस हो जाते हैं जब भी प्रोग्राम कंपाइल होता है। तो कीवर्ड को हम वेरिएबल के नेम या आइडेंटिफायर के नेम की तरह से काम में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वे रिजर्व वर्ड्स हैं और उनका एक इनबिल्ट प्री डिफाइंड स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो कंपाइलर को पता होता है। सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे इनको एक कैटेगरी में डिस्क्राइब किया है, जो कि हम यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं। फ्लो कंट्रोल, तो फ्लो कंट्रोल के लिए यहाँ पे 7 कीवर्ड्स हैं, जैसे कि इफ, एल्स, रिटर्न, स्विच, केस, डिफॉल्ट, ब्रेक। इन सभी का हम आने वाले लेक्चर्स में इनका डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लो कंट्रोल के लिए हमारे पास टोटल 7 कीवर्ड्स हैं, लाइक इफ, एल्स, रिटर्न, स्विच, केस, डिफॉल्ट, ब्रेक। तो फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे कैसे ट्रांसफर होगा और प्रोग्राम जो है किस वे में जो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में लूप्स के लिए जैसे सी लैंग्वेज के अंदर फॉर, डू वाइल, इस टाइप ये 3 लूप्स होते हैं। तो इनके लिए लूप्स के लिए यहाँ में हमारे पास टोटल 4 कीवर्ड्स है, फॉर, डू, वाइल, कंटिन्यू। फिर डेटा टाइप्स यानी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यानी वेरिएबल्स का डेटा टाइप बताने के लिए हमारे पास में डेटा टाइप्स बताने के लिए यहाँ पे 5 कीवर्ड्स है। इंट जो कि इंटीजर को बताता है, फ्लोट, डबल, कैर जो कि कैरेक्टर को बताता है, एंड वॉइड। उसके बाद में मॉडिफायर्स और क्वालिफायर्स फॉर वेरिएबल, ये टोटल 6 है। यानी किसी भी वेरिएबल के लिए हम मॉडिफायर्स को यूज कर सकते हैं, क्वालिफायर्स को यूज कर सकते हैं। यानी इंटीजर टाइप का वेरिएबल कोई डिफाइन कर रहे हैं, वो साइंड है या अनसाइंड है, वो हम इसके सहायता से बता सकते हैं। अगर हमें उसके लिए इंक्रीज साइज यूज करना है तो हम लॉन्ग यूज कर सकते हैं, उसके लिए स्मॉल साइज यूज करना है तो हम शॉर्ट यूज कर सकते हैं। अगर हमें उसे कांस्टेंट बनाना है तो हम कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से हम वॉलेटाइल यूज कर सकते हैं, यानी विदाउट एनी इंफॉर्मेशन उसको प्रोग्राम में कहीं पे कभी भी चेंज किया जा सकता है, तो उसके लिए हम वॉलेटाइल यूज कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को हैंडल करने के लिए, जैसे कि स्ट्रक्चर और इन्यूमरेशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास में 4 कीवर्ड्स है, स्ट्रक्ट, टाइपडेफ, यूनियन, इनम। उसके बाद में किसी भी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट की साइज फाइंड आउट करने के लिए एक कीवर्ड है, साइज ऑफ। उसके बाद में स्टोरेज क्लासेस को डिफाइन करने के लिए एक्सटर्न, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, जैसा कि सी लैंग्वेज के अंदर 4 स्टोरेज क्लासेस होती हैं जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। एक कीवर्ड होता है गो टू। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में गो टू का यूज अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे तो कीवर्ड ये जो ऐसा कीवर्ड है जिसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर मिनिमम यूज करना चाहेंगे। उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर अपने आप में सी लैंग्वेज के अंदर जो भी हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, उन वेरिएबल्स के लिए कोई भी फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन के लिए कोई भी एरे यूज करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उन सब के लिए जो नेम डिसाइड करते हैं दैट इज आइडेंटिफायर। यानी किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, एरे या स्ट्रक्चर के लिए सी लैंग्वेज के अंदर उसे आइडेंटिफाई करने के लिए जो नेम डिसाइड किया जाता है उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। तो आइडेंटिफायर सी लैंग्वेज के अंदर कुछ यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं और आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफायर को बनाने के लिए हम लोग अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, अंडरस्कोर एंड डिजिट्स को यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर हमने भी डिस्कस किया था कि कैरेक्टर सेट, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं। तो उनमें से स्पेशल सिंबल में से सिर्फ अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, इसके अलावा डिजिट्स को यूज कर सकते हैं और अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स
उनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल के नेमिंग या फिर आइडेंटिफायर की नेमिंग के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना होता है। उसके बिना उन रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो कंपाइलर उस आइडेंटिफायर के नेम को, उस वेरिएबल के नेम को इनवैलिड बताएगा और कंपाइलेशन एरर जनरेट होगी। तो वो कुछ रूल्स इस टाइप से हैं। फर्स्ट रूल, किसी भी आइडेंटिफायर के नेम के अंदर अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, अंडरस्कोर एंड डिजिट्स हो सकते हैं। आइडेंटिफायर के नेमिंग के अंदर जो नेम्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, यानी अपर केस लेटर और स्मॉल केस लेटर दोनों डिफरेंट होते हैं। आइडेंटिफायर का नेम किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या अल्फाबेट लेटर से स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद में अल्फाबेट लेटर या डिजिट का अल्फाबेट लेटर डिजिट या अंडरस्कोर का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। स्पेशल सिंबल आइडेंटिफाई नेमिंग के अंदर अलाउड नहीं होता। ओनली स्पेशल सिंबल के अंदर ओनली अंडरस्कोर अलाउ होता है। वाइट स्पेसेस जैसे कि ब्लैंक स्पेस, न्यू लाइन कैरेक्टर, हॉरिजॉन्टल टैब, ये सब आइडेंटिफाई नेमिंग के अंदर अलाउ नहीं होते। कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफाई नेमिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। किसी भी आइडेंटिफायर के नेम की लेंथ 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और लास्ट वन, आइडेंटिफायर की जो भी हम नेमिंग करते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए एंड इजी टू रीड। जैसे कि हमें किसी सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है, किसी भी वृत्त का एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, एरिया। तो एरिया वेरिएबल डिफाइन करते ही हमारे माइंड में ये क्लिक करेगा कि हम इस वेरिएबल को एरिया के लिए यूज करना चाहते हैं। तो वेरिएबल के नेमिंग जो है आपका मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे हम इन फ्यूचर कभी भी उस प्रोग्राम को रीड आउट करें तो हमें उस वेरिएबल का नेम रीड करते ही ये पता लग जाएगा कि हम इस वेरिएबल के नेम को क्यों यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफाई नेमिंग की कुछ एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो ये फर्स्ट कॉलम वो आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे बता रहा है। सेकंड कॉलम ये बता रहा है उसका स्टेटस है कि वैलिड है या इनवैलिड। और थर्ड कॉलम रिमार्क्स का जो ये बता रहा है कि अगर वैलिड है तो क्यों है और इनवैलिड है तो क्यों। जैसे सिंपल एक्स ये अपने आप में वैलिड है क्योंकि लेटर जो है वो वेरिएबल नेम में अलाउड है। लास्ट अंडरस्कोर नेम ये भी वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर वेरिएबल नेम के अंदर या आइडेंटिफाई नेम के अंदर अलाउड है। फर्स्ट हाइफन नेम ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे स्पेशल सिंबल हाइफन है जो कि वेरिएबल के नेम के अंदर अलाउड नहीं है। मिडिल स्पेस नेम ये भी इनवैलिड है क्योंकि मिडिल और नेम के बीच में एक ब्लैंक स्पेस है जो कि वेरिएबल के नेम के अंदर अलाउड नहीं है। अंडरस्कोर टेस्ट ये वैलिड है क्योंकि वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो सकता है। 1A ये इनवैलिड है, हालांकि लेटर और डिजिट दोनों ही वेरिएबल नेम के अंदर अलाउ होते हैं, लेकिन वेरिएबल का नेम डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज A1 वैलिड है क्योंकि डिजिट अलाउड है, लेटर अलाउड है और ये वेरिएबल का नेम लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा है। INT इज इनवैलिड क्यों, क्योंकि INT अपने आप में इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के लिए कीवर्ड है, जो कि कीवर्ड को हम वेरिएबल के नेम की तरह से यूज नहीं ले सकते। तो ये कुछ आइडेंटिफाई नेमिंग के एग्जांपल है जिसको हम प्रैक्टिस करके वैलिड वेरिएबल नेम्स को राइट करना लर्न कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग अपने आप में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। जैसे मैं किसी भी नेम की बात करूं, MLB गवर्नमेंट कॉलेज, तो MLB में 3 कैरेक्टर्स है, तो अपने आप में एक ये ML और B 3 कैरेक्टर का सीक्वेंस है, तो अपने आप में ये एक स्ट्रिंग है। सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको स्ट्रिंग की एंडिंग को बताने के लिए \0 या फिर नल कैरेक्टर को यूज करते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो भी स्ट्रिंग होती है वो डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज्ड होती है, जबकि कैरेक्टर जो है वो सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट के अंदर एनक्लोज होता है। तो किसी भी स्ट्रिंग की साइज को हम उसके अंदर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी
अगर हमें किसी स्ट्रिंग के साइज को पता करना हो तो हमें उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करना होगा और एक कैरेक्टर के लिए कितना स्पेस चाहिए उसको उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ जो स्पेस है उस स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए वो पता लग जाएगा। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके दिए हुए हैं, तो हम देख सकते हैं। तो पहला है यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का एरे डिक्लेयर किया हुआ एस जिसकी साइज है 10 और उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है सी हाइफन प्रोग्राम। तो अपने आप में ये डबल कोट्स के अंदर है तो ये एक स्ट्रिंग हुआ। तो इसको कंपाइलर 10 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सी एक कैरेक्टर, हाइफन दूसरा कैरेक्टर, पी तीसरा कैरेक्टर, आर चौथा कैरेक्टर, ओ पांचवा कैरेक्टर, जी छठा कैरेक्टर, आर सातवां, ए आठवां और एम नौवां कैरेक्टर और लास्ट वन इज फॉर नल कैरेक्टर जो कि स्ट्रिंग को एंड करने के लिए यूज होगा। तो ये अपने आप में इसको कंपाइलर इसको 10 कैरेक्टर मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा। दूसरा है जिसमें हमने साइज को पहले से डिफाइन नहीं किया जबकि उसके अंदर एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, तो इसको कंपाइलर जब भी स्टोर करेगा उस मेमोरी के अंदर तो मेमोरी उस टाइम पे रन टाइम पे इसको मेमोरी एलोकेट कर सकता है। तीसरा है कैरेक्टर की फॉर्म में हम स्ट्रिंग को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कैरेक्टर को हम सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 1 बाई 1 कैरेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे ये एक कैरेक्टर यहाँ पे अगेन कैरेक्टर ए एरे है एक ए और उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं उसी सेम स्ट्रिंग को, तो सी सिंगल कोट में यानी अपने आप में एक कैरेक्टर, फिर सिंगल कोट में हाइफन, इस टाइप से हम इसको कैरेक्टर बाई कैरेक्टर इसके कॉम्बिनेशन से भी स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कांस्टेंट का मतलब एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल को एक ऐसी वैल्यू असाइन करें जिसको हम थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते, यानी कांस्टेंट अपने आप में वह वैल्यू है जिसको हम थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। तो सी लैंग्वेज में हम दो तरीके से कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। पहला यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। तो इस तरीके से जो भी हम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे उसे सिंबॉलिक कांस्टेंट कहते हैं और ये जनरली मैन फंक्शन से पहले डिफाइन किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम मैन फंक्शन से पहले यूज करते हैं, तो वहीं पे हम इसको डिफाइन करेंगे। जैसे कि हैश डिफाइन मैक्स 100, तो यहाँ पे मैक्स अपने आप में एक कांस्टेंट का नेम है, दैट इज सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट के लिए सिंबल हो गया मैक्स और उसकी वैल्यू हो गई 100। तो जहां पे भी प्रोग्राम में हम कैपिटल लेटर्स में मैक्स को यूज करेंगे उसकी वैल्यू अपने आप 100 से रिप्लेस हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट। दूसरा होता है किसी वेरिएबल को हमें अगर कांस्टेंट बनाना हो तो उससे पहले हम कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट इंट x इज इक्वल टू 10। तो अब जहाँ पे भी हम x को यूज करेंगे उसकी वैल्यू 10 होगी और थ्रू आउट द प्रोग्राम हम उस x की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ कांस्टेंट की और उनके एग्जांपल की। तो जो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम में देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट के टाइप्स हैं और सेकंड कॉलम में इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीजर का मतलब पूर्णांक यानी जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में कोई भी डिजिट नहीं होती, उनको हम इंटीजर कह सकते हैं। तो ये इंटीजर कांस्टेंट के एग्जांपल है जैसे कि 411, 101, 555। उसके बाद में बात करते हैं कुछ फ्लोटिंग पॉइंट और रियल कांस्टेंट, यानी हमें डेसिमल के पॉइंट के बाद में भी कुछ वैल्यूज को स्टोर करना है तो उसके लिए हम रियल कांस्टेंट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि 123.76, 90.825, 24.12। उसके बाद में ऑक्टल कांस्टेंट। तो ऑक्टल कांस्टेंट कोई भी ऑक्टल कांस्टेंट जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो अगर हमने किसी भी नंबर से पहले जीरो लगा दिया तो वो अपने आप में ऑक्टल बन जाएगा। तो 017 यानी अपने आप में एक ऑक्टल नंबर है। 045 ये भी एक ऑक्टल कांस्टेंट है। 062 ये भी एक ऑक्टल कांस्टेंट है। फिर हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। तो हेक्साडेसिमल कांस्टेंट अगर हमने किसी भी नेम
नंबर से पहले 0x लगा दिया तो वो हेक्साडेसिमल बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 0x 2c, तो 2c जो 0x लगा हुआ उससे पहले तो अपने आप में एक हेक्साडेसिमल नंबर बन गया। जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से लेके 9 तक और उसके बाद में ABCDEF ये हम सिंबल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे 0x2c ये एक हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है। इसी टाइप से 0x8a ये भी एक हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है। 0x7e ये भी अपने आप में एक हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट की। तो कैरेक्टर कांस्टेंट को हम सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि x, सिंगल कोट में x अपने आप में एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। सिंगल कोट में y ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। एंड सिंगल कोट में z ये भी अपने आप में एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। उसके बाद में बात करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट की। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि डबल कोट्स के अंदर x ये अपने आप में एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो जैसा ऊपर आपने देखा कि सिंगल कोट में जब हमने x को लिखा तो ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट था, जबकि डबल कोट में अगर हमने x को लिखा तो ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ मेमोरी एलोकेशन में भी डिफरेंस होता है, जैसा कि हियर मेमोरी एलोकेटेड टू x विल बी ओनली 1 बाइट। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब कैरेक्टर कांस्टेंट होगा तो ओनली सिंगल कैरेक्टर के लिए मेमोरी एलोकेट होगा, तो उसको वन बाइट मेमोरी एलोकेशन होगा। और जब ये यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर होगा तो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट बनने पे एक एक कैरेक्टर एक कैरेक्टर x के लिए मेमोरी एलोकेशन और दूसरा स्ट्रिंग को एंड करने के लिए जो नल कैरेक्टर होता है उसके लिए मेमोरी एलोकेशन। तो टोटल यहाँ पे इस केस में 2 बाइट मेमोरी एलोकेशन होगा। तो यहाँ पे ये वाला डिफरेंस जो है वो आप अच्छे से लर्न करना चाहिए। तो उसके बाद में कुछ और एग्जांपल है स्ट्रिंग कांस्टेंट के, जैसे कि डबल कोट्स के अंदर MLB, डबल कोट्स के अंदर कॉलेज, डबल कोट्स के अंदर नोका, ये अपने आप में स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं। तो ये कुछ स्ट्रिंग कांस्टेंट्स के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं पंक्चुएटर्स की। सो अभी तक हम लोग हिंदी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ भी डॉक्यूमेंट के अंदर राइटिंग करते आए हैं, कुछ भी हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, तो उसके लिए हम पंक्चुएटर यूज करते हैं। जैसे कि हमें दो दो सेंटेंस को सेपरेट करना हो या किसी सेंटेंस का एंड बताना हो तो हम उसके लिए फुल स्टॉप यूज करते हैं। दो वर्ड्स को सेपरेट करना हो तो उसके लिए कोमा को यूज करते हैं। अगर हमें किसी लाइन को या किसी वर्ड को स्पेशली शो करना हो तो हम डबल कोट्स के अंदर उसको शो करते हैं। तो इसी टाइप से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम पंक्चुएटर कहते हैं। वो भी सी लैंग्वेज के अंदर किसी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए या फिर किसी ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए, किन्हीं दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, दो वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए या दो आर्गुमेंट्स को सेपरेट करने के लिए काम में आते हैं। तो इनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं सेमीकोलन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फुल स्टॉप यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए, उसी टाइप से सी लैंग्वेज के अंदर किसी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन यूज करते हैं। फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो सी लैंग्वेज के अंदर एरे सब एरे सबस्क्रिप्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। सिंगल डायमेंशन या मल्टी डायमेंशनल कोई भी एरे हो उसके सबस्क्रिप्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स काम में आता है। उसके बाद में पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस जो है उसका यूज फंक्शन कॉलिंग के लिए यूज होता है, या फिर फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें पैरामीटर को स्पेसिफाई करने के लिए भी पैरेंथेसिस का यूज होता है। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंटफ, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर डबल कोट्स के अंदर हेलो, फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, फिर सेमीकोलन। तो ये अपने आप में एक प्रिंटफ जो प्री डिफाइंड फंक्शन है स्क्रीन पे कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए, तो उसको हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस की हेल्प से। तो नेक्स्ट इज कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस को हम किसी भी फंक्शन या लूप या फिर ब्लॉक उसकी बॉडी को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम मैन फंक्शन को डिफाइन करें तो वॉइड मैन
उसके बाद में फंक्शंस के आर्गुमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए पैरेंथेसिस और उस मेन फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करने के लिए ओपनिंग कर्ली ब्रेस और यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। इसके अलावा जो भी स्टेटमेंट्स होंगे मेन फंक्शन के अंदर वो सारे के सारे स्टेटमेंट इस ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के बीच में होंगे। तो कर्ली ब्रेस को हम की सहायता से हम किसी लूप की बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी ब्लॉक को डिफाइन करना हो तो उसे भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में है कोमा। तो कोमा को हमें अगर एक स्टेटमेंट को किसी दूसरे स्टेटमेंट से सेपरेट करना हो तो यूज कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल वेरिएबल नेम अगर हमने किसी वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में लिखे हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं इंटीजर टाइप के, एल, डब्ल्यू एंड एरिया। तो इन वेरिएबल्स को आपस में सेपरेट करने के लिए हम कोमा को यूज कर सकते हैं। इंट एल कोमा डब्ल्यू कोमा एरिया, और उसके बाद में स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर सेट क्या होता है, कैरेक्टर सेट के अंदर कौन से सिंबल्स होते हैं, उसके बाद में सी लैंग्वेज के अंदर टोकन क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स के टोकन्स कौन से हैं। उन टोकन्स में से हमने आज कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, स्ट्रिंग्स, कांस्टेंट्स एंड पंक्चुएटर्स को डिस्कस किया। थैंक यू।